हेलो क्लास। टुडे वी स्टार्ट इन कैलोरीमेट्री सेकेंड लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको तो इससे पहले हीट क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हीट के अलावा फर्दर सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर देखा जाए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called its specific heat capacity। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मान लो यहाँ पे एक लिक्विड है, कोई में बात समझ आ रहा है, और जरूरी नहीं लिक्विड सॉलिड का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो रहा है, फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक कंटेनर में एक लिक्विड है, हो सकता है वो मरकरी हो सकता है वाटर हो या एनीथिंग हो सकता है। तो यहाँ पे इसके 1 ग्राम को, यहाँ पे कितना हमने मास लिया, यहाँ पे यूनिट मास का मतलब क्या होता है कि मास यहाँ पे बराबर हो किसके, यहाँ पे 1 केजी 1 ग्राम ऐसा कुछ लेना है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए उसका टेम्परेचर जितना भी रिक्वायर्ड हीट लगता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या उसके बराबर जाता है। मैं इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझो। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि एक क्या होता है, यहाँ पे 2 कंटेनर लेते हैं, एक में क्या होता है 10 ग्राम वाटर है, समझ में आ रहा है ना, एक में 10 ग्राम वाटर है और दूसरे में क्या होता है यहाँ पे 20 ग्राम वाटर है। दूसरे में क्या होता है यहाँ पे 20 ग्राम, इसमें 20 ग्राम और इसमें 10 ग्राम। ये ए कंटेनर है और ये बी कंटेनर है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर का चेंज करते हो आप 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या होता है, दोनों में चेंज ऑफ टेम्परेचर ला रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ हीट सबसे ज्यादा किस में लगेगा। इसको भी मतलब यहाँ पे देखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 पे ले जाना चाहते हो, इसको भी क्या होता है यहाँ पे 25 से 30 पे ले जाना चाहते हो, 35, ठीक है। तो ये 20 to 35 या 45 to 55 चेंज तो 10 का आना चाहिए ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए जितना भी हीट सप्लाई कर रहे हो, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन इतना है, ए और बी में किसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। ज़्यादा अगर वाटर होगा तो ज़्यादा हीट लगता है, कम वाटर होगा तो कम हीट क्या होगा एक्चुअल। तो आंसर क्या होता है कि अगर अमाउंट हीट का मतलब मास ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हीट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी अगर सेम टेम्परेचर रीच कर रहे हो। कहने का मतलब जो हीट सप्लाई है, बात समझ आ रही है, जो हीट सप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। एक चीज यहाँ पे समझते हैं, जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा अमाउंट होगा सब्सटेंस का, उतना ही ज्यादा हीट की रिक्वायर्ड होगी। अगर थोड़ा कम अमाउंट है, आप सोचो यहाँ पे 1 लीटर दूध गर्म करने के लिए मतलब 1 लीटर मिल्क क्या करते हो यहाँ पे हीट करना है, और दूसरा 10 लीटर, क्या सेम आप हीट सप्लाई करके कर सकते हो क्या सेम टेम्परेचर लाना हो तो? नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब होता है जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। ये तो फर्स्ट थिंग था हमारा। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो दोनों के मास बराबर होते हैं, ऐसे भी तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोनों में क्या होता है 10-10 ग्राम ले लो, इधर में 10 ग्राम, इधर में क्या होता है यहाँ पे 10 ग्राम, ठीक है ना। अगर इधर में 10 ग्राम ले रहे हो, इधर में 10 ग्राम ले रहे हो, लेकिन इसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर ला रहे हो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस और इसमें ला रहे हो चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस। अब ज्यादा चेंज किस में है, टेम्परेचर का ज्यादा चेंज किस में आ रहा है, बी वाले में या ए वाले में? तो आंसर क्या होता है बी वाले में, मास दोनों का सेम। तो आप बताओ ज्यादा टेम्परेचर चेंज लाना है मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उसको हॉट करना, और ज्यादा हॉट करने के लिए क्या यहाँ पे जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड हीट होता है, वो ज्यादा देना होगा कि नहीं? तो आंसर क्या होता है ज्यादा देना होता है। भाई किसी चीज को ज्यादा टाइम तक गर्म करोगे तो ज्यादा हीट सप्लाई करोगे, कम टाइम तक गर्म करोगे तो कम हीट सप्लाई करोगे। तो ज्यादा टाइम तक हीट सप्लाई कर रहे हो तो ज्यादा टेम्परेचर रेज होगा। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई या हीट क्या होता है यहाँ पे रिमूव, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर के। ये चीजें प्रैक्टिकल आप एनसीईआरटी जाके ओपन करना, किसी को अगर डाउट होता है पूरा साफ साफ लाइन लिखा है, एक एक बात समझ आ रहा है। बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है स्पेसिफिक हीट समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे सेम मास का फिर डिफरेंट क्या होता है मास का, सेम टेम्परेचर चेंज डिफरेंट टेम्परेचर चेंज, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया गया। तो मैंने भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया है, कुछ अलग तरीके से नहीं। अब ध्यान देना, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया हो तो ये समझने आया मैं कि यहाँ पे क्या
दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो यहाँ पे डेल्टा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t लिखना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? आंसर यस। और ये क्या होता है, अगर ये बात सही है तो यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है कि नहीं? मैं कांस्टेंट को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? यहाँ पे c से, या मोस्ट प्रोबेबल बुक में क्या होता है यहाँ पे s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं भी s से कर देता हूँ। वेयर s इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको थोड़ा अच्छे ऑर्डर में लिख दें तो यहाँ पे एम एस डेल्टा टी। तो याद रखना यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पास में आ रहा है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये तो हमें पढ़ना था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बनाए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी समझाता हूँ और इसके यूनिट भी समझाता हूँ। ये दोनों चीजें वीडियो को पॉज करके लगे तो ये नोट कर लो, ठीक है? अगर वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया हो तो ध्यान देना यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्या होता है यहाँ पे एम डेल्टा टी लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं ना? करेक्ट है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब इसकी बात हो रही है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब मास का वैल्यू कितना रख दो यहाँ पे 1 ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर भी कितना रख दिया जाए 1। तो ये जो यहाँ पे रिक्वायर्ड हीट होगा वो S के बराबर आता है। कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। तो क्या यहाँ पे S डेल्टा क्यू के बराबर आ जाएगा कि नहीं? अगर इस डेल्टा क्यू के बराबर आ रहे हैं तो मतलब क्या होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायरेक्टली इक्वल कर सकते हो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। बात समझ आ रही है ना? 1 ग्राम यूनिट मास वाटर का लिया, 1 डिग्री सेल्सियस रीच करने के लिए जितना भी हमने हीट सप्लाई किया वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उस सब्सटेंस का। तो कोई अलग से डेफिनेशन बनता नहीं है, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप इस चीज को बनाते कैसे हो, समझते कैसे हो। और ये याद रखना बोर्ड में भी लिखने के लिए आप जब भी क्या होता है थॉरली क्वेश्चन आते हैं तब भी ये सारी चीजें माइंड में चलनी चाहिए आपको। तो फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे क्या होता है डेफिनेशंस होते हैं जो खुद के थ्रू आउट आप खुद से मेक करते हो। बात समझ में? तो ये भी ऐसे बनाया गया है। इतना अगर समझ में आया हो तो इसको भी नोट करना है यहाँ पे। अब बात करूंगा इसके यूनिट की, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लेना जहां भी लगे, अगर साथ साथ नहीं नोट कर रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक? तो हमने बात की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और रिजल्ट क्या आया? तो यहाँ पे रिजल्ट और ये सारी चीजें सबका मीनिंग में मैं समझा दूंगा यहाँ पे कि किसी को डाउट न रहे। यहाँ पे रिजल्ट अपना आ रहा है एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी, वेयर अब ये समझना है यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होता है यहाँ पे हीट सप्लाई या हीट रिक्वायर्ड। अब हीट रिक्वायर्ड में दो चीजें हो जाती है, सप्लाई कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो। तो एज क्या होता है यहाँ पे एज पर सिचुएशन डिपेंड करता है, जिस टाइप का प्रॉब्लम होगा उस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। कहीं हो सकता है आइस हो तो आइस में क्या हीट को जरूरत होगी, वो क्या होता है हॉट वाटर होगा तो वो हीट देगा। तो डिपेंड करता है, वो प्रॉब्लम जब कराऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा। बस इतना याद रखना ये हीट रिक्वायर्ड होता है। डेल्टा क्यू का मतलब एम क्या होता है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना? और डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे तीनों चीजें मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे। डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड, एक क्या होता है मास ऑफ सब्सटेंस, और फिर डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। अगर तीनों चीज को आपने अच्छे से लिख लिया हो तो यहाँ पे यूनिट की बात कर लो, यहाँ पे एसआई यूनिट समझना है यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू का क्या होगा जूल, ठीक है ना? और इसका मास का क्या होगा केजी, और इधर चेंज इन टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस और केल्विन। बात समझ आ रही है? दोनों बताया था कि जो चेंज होता है ना, ये तो आपको समझाया था यहाँ पे कि जो चेंज होता है चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, दोनों में सेम आता है। तो एक चीज याद रखना, एक यूनिट के लिए भी पॉसिबल है। दूसरा यूनिट आप इसको ऐसा भी बना सकते हो कैलोरी, पर क्या होता है यहाँ पे केजी, डिग्री सेल्सियस और केल्विन,
ठीक है, नोट करना जल्दी से। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर यूनिट समझ में आ गए, कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी पॉसिबल है। ये भी समझाया था आपको कि 1 कैलोरी का वैल्यू क्या होता है, तो 4.18 जूल होता है। अगर ये सारी बातें याद है बच्चे, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैं बात करूंगा वाटर का। एक स्पेसिफिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वाटर, आइस, जो इसमें कैलोरीमेट्री में, या फिर क्या होता है यहाँ पे वेपर। बात समझ आ रहा है ना, 3 चीजों पे मोस्टली क्वेश्चन बनता है। वाटर समझ रहे हो यहाँ पे, या आइस का मतलब क्या होता है वेपर। वाटर के तीनों फॉर्म होते हैं, जब सॉलिड स्टेट होता है तो आइस बोला जाता है, लिक्विड स्टेट होता है तो वाटर बोला जाता है, और जब क्या होता है गैस स्टेट होता है तो गैसेस स्टेट में क्या होता है यहाँ पे वेपर बोलते हैं। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमेशा याद रखना 1 कैलोरी, मैं कैलोरी में समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी जूल में कन्वर्ट करके समझा दूंगा। 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, चाहे डिग्री सेल्सियस लगाओ या केल्विन एक ही बात है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और केल्विन है तो किसी को डाउट हो जाए। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है। एक ही डेटा आपको याद रखना है, बाकी सारे डेटा क्या होते हैं प्रॉब्लम्स में दिए होते हैं, लेकिन ये डेटा ऐसा होता है जो आपको याद ही रखना पड़ता है, प्रॉब्लम्स में नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे गिवन है। दूसरा यहाँ पे देखा है वाटर का। सेकेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे आइस का देखा जाए तो हाफ होता है इसका, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। याद रखना ग्राम बोल रहा हूँ, केजी नहीं बोल रहा हूँ, ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर भी सेम ही होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब इसी चीज को अगर यहाँ पे मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे जूल पर ग्राम, तो 1 कैलोरी की जगह पे कितना होगा 4.2, और ये क्या होता है यहाँ पे जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और केल्विन। बात समझ आ रहा है, ऐसे लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो यहाँ पे 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और केल्विन। बस एक को याद रखो, बाकी कन्वर्ट कर दोगे। भाई कैलोरी की जगह पे 4.2 ही तो रखा, कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ मैं। और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ठीक है। इसी चीज को केजी में कन्वर्ट करो, तो ग्राम को केजी में करोगे तो 1/1000 होगा, और 1000 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4200, और जूल पर क्या होता है यहाँ पे केजी डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इसका कितना होता है यहाँ पे 2100 आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने पे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसका भी सेम यहाँ पे 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसमें कुछ नई बात नहीं समझाया हूँ, एक ही चीज ये रट लो, इसको कन्वर्ट करके हमेशा याद, आपको तो वो याद करना आसान है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे 4.2 लगाना है, कहाँ पे 400 लगाना है। आप वो याद रखो, तो ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैलोरी को क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे भी नोट करना है, यहाँ पे वाटर का याद रखना है, हमेशा याद रखना। बाकी सारे प्रॉब्लम्स में दिए होते हैं, आयरन दिया होगा तो उसका स्पेसिफिक हीट दिया होगा, अदर लिक्विड होगा तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होता है। अगर नोट कर लिया हो तो आगे फिर बढ़ते हैं, नोट करना जल्दी से। देखिए बच्चे, अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो पढ़ा उसे पे बेस्ड प्रॉब्लम है, और मैं एक चीज मेरा तरीका देखा होगा कि मैं जब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो साथ साथ प्रॉब्लम करवाता हूँ, और ये आपको भी हैबिट में डालना है। फिजिक्स तभी समझ में आने वाली है जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उस पर प्रॉब्लम करते हो। क्योंकि आप देखो जब ये 45 अगर देखा जाए क्वेश्चन का पेपर आपके सामने आता है नीट में या 25 पर जेई में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, अगर प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस अच्छे से किया है, तभी आप कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो 5 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम करोगे तो उन्हीं बच्चों का क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है। और जो बच्चे क्या होता है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया रख दिया बुक, चलो भाई अगले साल देखते हैं या पेपर के एक दिन पहले, उनका क्या हाल होता है आपको भी पता है, माइनस में आते हैं 4-5 नंबर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी बहुत आराम से पढ़ना है, चिल मार के पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ अलग करना है। आप जो भी पढ़ो प्रॉब्लम्स मैक्सिमम कर लो, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। फिजिक्स में बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उसको कई प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया तो उस पर बेस्ड। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है
तब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ता है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं लगाए हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है भूल जाता है, अगर प्रॉब्लम्स उसके बेस पे नहीं किया है तो आ जाते हैं अपने मेन बात पे आते हैं। ये थोड़ा से आपको समझा रहे हो कि इस तरीके से आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे, हाउ मच हीट एनर्जी इज गेन्ड व्हेन 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज ब्रॉट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, वाटर के बारे में ये बोला जाता है यहाँ पे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद रखना यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ आ रही है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे आइस की अगर बात करूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। अभी इसी कैलोरीमेट्री में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी एक एक स्टेप अपन चलते हैं। तो याद रखना यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब इससे हमें हेल्प क्या मिल रही है, इस क्वेश्चन में हेल्प ये मिल रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस और चेंज होके कितना हो गया यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताओ डेल्टा टी कितना आएगा, तो यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है कि नहीं, मास कितना दे रखा है 5 kg। अब इस प्रॉब्लम में आप सोचो कहीं एस का वैल्यू का जिक्र है, नहीं है ना, तो यहाँ पे एस का कौन सा वैल्यू लेना होगा। तो आप सबसे पहले यूनिट को यहाँ पे देखो, ये केजी में दे रखा है ना, केजी में अगर दे रखा है और आंसर कैलोरी में आ रहा है तो कैलोरी और केजी का रिलेशन सोचो कौन सा सही होगा। तो आपको बताओ केजी और कैलोरी का रिलेशन अगर याद करोगे तो इस तरीके से रह गया यहाँ पे कि 1 ग्राम कैलोरी, या ये इस तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैलोरी में ये चीज़ें के लेता हूँ डेटा, समझ में आ गया ना। इसको क्या करता हूँ यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे एस की बात हो रही है, एस क्या होता है यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन तब ध्यान देना है यहाँ पे जब क्या होता है यहाँ पे ग्राम में लिए होते हो। अगर इस चीज को केजी में करोगे तो 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। अच्छा मैं क्यों यहाँ पे केजी और कैलोरी सोच रहा हूँ, ऑप्शन पे जाओ किलो कैलोरी में आंसर आ रहे कि नहीं, तो किलो कैलोरी में आ रहा है और दूसरा मास क्या होता है केजी में दे रखा है, तो डेफिनेटली कैलोरी में उधर आंसर है, इधर मास क्या होता है केजी में दे रखा है। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसी बेसिस से लेना होता है। अगर जूल में आता वहाँ पे तो मैं 4.2 या फिर 4200 लेता, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम और उसके ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस पे, मतलब ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम होता है ऑप्शंस दोनों को देख के चलना होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे 1000 रखूंगा तो यहाँ पे मास कितना दे रखा है 5, इधर क्या होता है यहाँ पे 1000 और इंटू क्या होता है यहाँ पे 80, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 5 जो कितना होता है आप मुझे बोलो, 8 5 जो देखा जाए तो 40 होता है और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 to the power 4, देखो यहाँ पे सही है 8 5 जो कितना आना चाहिए यहाँ पे 40, बात समझ आ रही है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 5 जो 40 आ रहा है, तो ठीक है यहाँ पे 40 इंटू 10 to the power 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कैलोरी आंसर। अब किलो कैलोरी में बदलना है तो 40 इंटू कितना कर दो यहाँ पे 10 इंटू 10 to the power 3 कैलोरी। तो याद रखना है ये क्या होता है किलो कैलोरी हो जाएगा, 10 to the power 3 और कैलोरी को किलो कैलोरी बोल सकते हो और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 400। तो ऑप्शन कौन सा फर्स्ट सही है 400 किलो कैलोरी। आप देखना आपके पास जो भी बुक है उसमें प्रॉब्लम देखोगे इस टाइप का मिल जाएगा, नोट करने से भी जल्दी से।